अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ हमारा ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में वाटर का चैप्टर, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने लगे, हम देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस किस तरह होती है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि टेस्ट योरसेल्फ हमारी बुक में जो गिवन है उसको डिस्कस करेंगे। और हम क्या देखेंगे कि स्विमिंग पूल को क्लीन करने का कौन सा तरीका है। ये सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करते हैं और आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी बुक में जो टेस्ट योरसेल्फ गिवन है इन्हीं वाटर बॉर्न डिजीजेस से रिलेटेड, हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके थ्रू क्या होगा कि हमारी सारी की सारी डिजीजेस एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगी और हमें ये भी पता लग जाएगा कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको किस तरह से सॉल्व करना है। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ये स्टडी करना है कि आप इन डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रिवेंशन के मेजर्स हैं जिससे आप ये यकीनी बना सकते हैं कि वाटर बॉर्न डिजीजेस आपके इर्द गिर्द कम से कम हो जाएं। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात भी जो हमने डिस्कस करनी है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगी। तो अभी हम चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ 15.4 की तरफ और देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आप सबको नजर आ रहे होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन वाटर बॉर्न डिजीजेस। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी ये जो क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं इसके जो आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि आप सबको पता हो कि इन सब के आंसर्स पेपर में क्या लिखने हैं। ठीक है, आंसर नंबर 1 की तरफ चलते हैं और आंसर नंबर 1 में हमने डिफाइन करना है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस के बारे में मैंने आप सबको पहले ही बताया हुआ है कि इसकी अगर पेपर में इसके बारे में अगर पूछा जाए तो बेसिक डेफिनेशन लिखना बड़ा ज़रूरी है। और बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। में लिखती हूँ, आप भी साथ साथ लिखें, डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर और ईटिंग फूड मेड ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, ये बात आप सबको पता ही होगी कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो पानी होता है वो सिर्फ पीने में काम नहीं आ रहा होता, बल्कि वो दो जगहों पे काम आ रहा होता है। एक तो वो पीने में आप उसको यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, दूसरा आप कुकिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कुकिंग में क्या होता है, आप खाना बनाते हैं, खाना आप पानी से जो बनाते हैं, मतलब खाने में आपको पता है ऑलरेडी पानी डलता है। अब वो पानी अगर वही पानी है जिसकी ऑलरेडी पॉल्यूशन हो चुकी है, जिसमें बहुत हद तक केमिकल्स हैं और बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेज हो जाएंगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि अगर ये वाटर बॉर्न डिजीजेज आपके पेपर में आती हैं और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दो तरह से पूछा जाएगा। या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे डिटेल पूछी जाएगी, ठीक है, या ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए या लॉन्ग क्वेश्चन में आए, आपने दोनों क्वेश्चन में डेफिनेशन जरूर लिख देनी है। साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि वाटर बॉर्न डिजीजेज में कौन से टॉक्सिन्स और केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स आप सबको पता है, मर्करी, लेड, आर्सेनिक, ऑर्गेनिक केमिकल्स, हमने पढ़े थे ये सारे। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स थे। ठीक है, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये टॉक्सिन्स हैं। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लिखूंगी नहीं क्योंकि आप सबको ऑलरेडी पता है। तो आपने कौन कौन सी दो चीज़ें मेंशन करनी है स्टूडेंट्स, एक आपने मेंशन करना है टॉक्सिन्स को, कि टॉक्सिन्स कौन कौन से होते हैं, और दूसरी चीज़ आपने मेंशन करनी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से ये डिजीजेज होती हैं। अब अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने एग्जाम्पल दे के सिर्फ 3 से 4 डिजीजेस के नाम लिखने हैं, दैट्स इट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में इतनी डिटेल काफ़ी होती है। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है सवाल तो आपने सारी डिजीजेस कोशिश करें बताएं और साथ ही साथ उनकी डिटेल भी लिखें। हमारे सिलेबस का पार्ट बहुत सारी डिजीजेस तो है नहीं, थोड़ी सी डिजीजेस हैं, साथ ही साथ वो इतनी मुश्किल भी नहीं है। हमने देखा ही है कि कैसे वो सारी बड़ी ईजी सी डिजीजेस थी। आप भी इस तरह से इनको याद अगर कर लिया है तो घबराना नहीं है, पेपर में इनको लिखना बहुत आसान है। ठीक है, समझ आ गया वाटर बॉर्न डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री से रिलेटेड अब बात कर लेते हैं। डिसेंट्री से रिलेटेड बातें हमने पहले भी वैसे एक दो की हैं जब हमने डिस्कस किया है इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन अब हम क्या बात करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमने इसका आंसर किस तरह से लिखना है। ठीक है, आंसर नंबर 2 देख लेते हैं, डिसेंट्री क्या चीज़ होती है।
ठीक है। डिसेंट्री में सबसे पहले बताना ज़रूरी है कि ये आपके पास एक इंटेस्टिनल डिजीज़ है। दिस इज़ एन इंटेस्टिनल डिजीज़। ऐसी इंटेस्टिनल डिजीज़ है कि जिसमें क्या होता है, विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। ठीक है, कॉजेज़ लाजमी लिखें और कॉजेज़ जिस तरह मैंने आपको अलहदा से हेडिंग्स बना के समझाया है ना, उसी तरह से लिखना है आपने। ठीक है, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है। उसके अलावा आप सबने बताना है कि इसमें होता क्या है। इसमें सवेयर डायरिया है, और सवेयर डायरिया के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप ऐड कर दीजिएगा कि इसमें जो सवेयर डायरिया होता है उसमें एक इशू इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, जिसको बहुत जल्दी फौरी ट्रीट करना ज़रूरी है, कि जो बाउल मूवमेंट है वो दैट इज़, और डायरिया इज़ अकम्पनीड बाय ब्लड और म्यूकस। ठीक है, ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसी वजह से क्या होता है कि ये डिजीज़ और ये कंडीशन सीरियस समझी जाती है। बात समझ में आ रही है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किस तरह से लिखना है, कौन कौन सी बातें बतानी है। इंटेस्टिनल डिजीज़ है, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स इसको कॉज करते हैं, बहुत सिवियर डायरिया हो जाता है विच इज़ अकम्पनीड बाय ब्लड एंड म्यूकस। इस तरह से आप इसकी डिटेल लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। डिजीज़ कोई भी पूछी जा सकती है पेपर में। जो हमारी बुक के क्वेश्चन होते हैं वो क्यों सॉल्व करवाए जाते हैं, क्योंकि वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादा चांसेस होते हैं इस बात के कि यही क्वेश्चंस पेपर में आए, लेकिन गारंटी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करा रही हूँ कि अगर आपसे डिसेंट्री के बारे में चले नहीं पूछा जाता, मे बी किसी और डिजीज़ के बारे में पूछा जाए, तो किस तरह से लिखना है आप उसकी डेफिनेशन बताएं कि उस डिजीज़ में आखिर होता क्या है, साथ ही साथ आप उसका कॉज ज़रूर लिखें कि उसका कॉज क्या है। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और ये बताएं ज़रूर कि उस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो यू स्टूडेंट्स, हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया कॉजेज द कॉलेरा। ठीक है, विच बैक्टीरिया कॉजेज द कॉलेरा, इसका आंसर हमें अलहदा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही नाम है। ठीक है, वही नाम लिखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो आपके पास ये इस तरह क्वेश्चन की फॉर्म में ना, पेपर में ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, हो सकता है कॉलेरा की डिटेल आए। ठीक है, लेकिन ये इस तरह की स्टेटमेंट के साथ MCQ में पूछा जाता है कि विच बैक्टीरिया कॉजेज कॉलेरा। सो विच बैक्टीरिया कॉजेज कॉलेरा आप सबने याद रखना है कि आपके पास जो है विब्रियोस कॉलरी। ठीक है, विब्रियोस कॉलरी। स्पेलिंग ठीक लिखने हैं क्योंकि स्पेलिंग गलत लिखने से भी मार्क्स कट जाते हैं। तो विब्रियोस कॉलरी आपका ये बैक्टीरिया है, ये उसका नाम है। मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कि ये नाम पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये नाम है उसका। इसके अलावा डिटेल इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछी गई, लेकिन कॉलेरा से रिलेटेड डिटेल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएगी जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपने सिर्फ एक नाम नहीं लिखना होता, आपने उस पूरे टॉपिक की डिटेल बतानी होती है। तो क्या डिटेल आप बताएंगे? आप सबसे पहले तो आपने बता दिया कि इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन है जो इस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। मैं जो बातें बता रही हूँ उसे गौर से सुने। एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा क्या कि द बैक्टीरिया इज फाउंड इन कंटेमिनेटेड फीसेस। ठीक है, हमने ये बात डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था कि इसमें डायरिया होता है, और ये वो कंडीशन है जो फैटल होती है। ठीक है, फेटल होती है और ये डेथ कॉजिंग होती है। तो ये सारी की सारी बातें आपने लिखनी है अगर आपसे इस क्वेश्चन की डिटेल पूछी जाएगी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरोसिस? फ्लोरोसिस आप सबको पता है क्या होता है। फ्लोरोसिस के नाम से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये विजिबल है कि आपके पास ये क्या चीज़ है। आंसर नंबर 4 है हमारा अब ये। तो आंसर नंबर 4 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आंसर नंबर 4 इज, मैंने आंसर नंबर 3 में, क्योंकि वो क्वेश्चन की डिटेल नहीं थी ज़्यादा, इसी वजह से नाम बता दिए, लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि शॉर्ट क्वेश्चन में डिटेल आएगी तो क्या क्या बताना है। आंसर नंबर 4 में आपने फ्लोरोसिस का बताना है, और आपने ये बताना है कि कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड की वजह से ये डिजीज़ होती है। कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फ्लोरोसिस उसके नाम से ही पता लग रहा है कि फ्लोरोसिस का मतलब ही ये है कि आपके पास यहाँ पे फ्लोराइड की कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से अब आपके पास ये तो हो गया ना कॉज। ठीक है, इसकी मैं इसी तरह हेडिंग दे देती हूँ, पेपर में लिखें तो प्लीज़ ये हेडिंग ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अब आपने क्या बताना है कि इसमें टीथ डैमेज होता है एंड बोन डैमेज। ये 2 डैमेजेस इस डिजीज़ में होते हैं। तो डिटेल में लिखेंगे जिस तरह से पढ़ाया गया है, तो आंसर आपको इजी भी लगेगा लिखना और आपको समझ भी आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह सॉल्व करना है। अब हमारे यही इसी टेस्ट योरसेल्फ का लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज हेपाटाइटिस? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस को अब डिस्कस कर लेते हैं।
स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, आंसर नंबर 5, व्हाट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहाँ पे भी आपको आइटस का वर्ड नज़र आए तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो हेपेटाइटिस में किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन है? लिवर की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, लिवर की इन्फ्लेमेशन है हेपेटाइटिस में। और इस इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? इस इन्फ्लेमेशन में ये होता है कि स्टूडेंट्स हेपेटाइटिस हो जाता है लिवर की इन्फ्लेमेशन की वजह से। और इसके बारे में क्योंकि डिटेल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इतना बता दीजिएगा, हर डिजीज़ में ये चीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ये डिजीज़ेस वाटर बॉर्न डिजीज़ेस होती हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, कंप्लीट तरीके से लिखा करें। ये बता दें कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है, फिर बता दें कि लिवर इन्फ्लेमेशन है, और इसके अलावा आपने ये बताना है कि 5 वायरसेस की वजह से ये होती है। कौन से 5 वायरसेस होते हैं? ये हम क्या बात कर रहे हैं? हम कॉज की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉज इसका क्या है? 5 वायरसेस है। कौन से आपके पास 5 वायरसेस हैं स्टूडेंट्स? A, B, C, D एंड E, ठीक है। और हमने कौन से 2 हेपेटाइटिस की टाइप्स के कॉजेज पढ़े थे? हमने ए और ई का कॉज पढ़ा था कि कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से ये हो जाती हैं, ठीक है। आपके पास हेपेटाइटिस में कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से ए और ई कॉज होती हैं। हेपेटाइटिस ए एंड ई कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। मुश्किल चीज़ तो नहीं है कोई भी, आसान सी चीज़ें हैं, ज़्यादा डिटेल भी नहीं है और आराम से हमें समझ भी आ जाएंगी। कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से ये डिजीज़ होती है, ठीक हो गया। इस तरह से हमारा टेस्ट योरसेल्फ हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। आपको मैंने डिटेल में आंसर्स बता दिए हैं सारे, हमारी रिविजन भी होगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता लग गया है कि पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह से लिखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हाउ टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस देख लेते हैं हम यहाँ पे। प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस, सबसे पहले तो प्रिवेंशन के लिए याद रखें कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, वही किस वजह से हो रही है वाटर बॉर्न डिजीजेस? वाटर पॉल्यूटेड है, ठीक है, वाटर पॉल्यूटेड है, उसकी कंजम्पशन हो रही है, इस वजह से ये डिजीजेस हो रही हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, प्रोविजन का क्या मतलब होता है? प्रोवाइड करना, कोई चीज़ देना, ठीक है। तो सेफ वाटर प्रोवाइड किया जाए। कौन सा वाटर प्रोवाइड किया जाए? जो प्रॉपरली ट्रीटेड है और प्योरीफाइड है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से क्या होगा कि जो वाटर प्रॉपरली ट्रीटेड है, प्योरीफाइड है, जब वो वाटर सप्लाई किया जाएगा मासेस को, तो उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कम। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर हमारे पास एक पॉइंट हो गया। प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर हमारे पास एक पॉइंट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास है डिस्पोजल ऑफ सुएज। डिस्पोजल ऑफ स्विच। ये 2-3 पॉइंट्स हैं सिर्फ स्टूडेंट्स, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब डिस्पोजल ऑफ स्विच का क्या मतलब होता है? स्विच क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? जितना गंद वगैरह है जिसकी वजह से वाटर आपका पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि ये स्विच या ये जितना आपके पास गार्बेज है ये वाटर में ना जाए, ये वाटर में इसको जाने से प्रिवेंट किया जाए। तो इस तरह की सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इस तरह का आपका स्विच डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए कि जितने वेस्ट हैं वो सारे के सारे आपके घरों से, इंडस्ट्री से या एग्रीकल्चरल जगहों से वाटर में जाने के बजाय क्या हो कि उनका कोई अच्छे तरीके से डिकम्पोजिशन हो जाए या इस तरह से डिके किया जाए कि बस वो वाटर तक ना पहुँचे, क्योंकि जैसे ही वो वाटर तक पहुँचेंगे तो सारा नुकसान ही वहीं पर हो जाएगा। वाटर तक उन्होंने पहुँचना है और आपका जो जितना सिस्टम है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है आप सबको? डिस्पोजल ऑफ स्विच इतना इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। देखिए केमिकल्स तो ऐसे हैं ना जो हमारी इंडस्ट्रीज में या एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं, जो कि टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, लेकिन वो यूज़ हो रहे हैं। अब ये कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? आप सबको पता है कि एक तो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। अब हर केमिकल अच्छा तो नहीं होता, वैसे तो मेजॉरिटी केमिकल्स ही अच्छे नहीं होते हैं, आपको बड़ा ख्याल करना पड़ता है अराउंड केमिकल्स, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस टॉक्सिक केमिकल्स को वाटर में जाने से रोकें। दूसरी कहाँ पे चीज़ आ जाती है जहाँ पे केमिकल्स की मौजूदगी ज़्यादा होती है? पेस्टिसाइड्स। पेस्ट कंट्रोलिंग जो हम यूज़ करते हैं, सॉल्यूशंस जो पेस्टिसाइड्स हैं,
पेस्ट कंट्रोलिंग चीज़ें जितनी भी हैं स्टूडेंट्स, वो सेफ तो वो भी नहीं है। क्यों नहीं है वो सेफ? क्योंकि देखें वो हार्मफुल किस तरह से है, वो भी तो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही है ना। अब वो क्योंकि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि वो सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि इन केमिकल्स को वाटर में जाने से रोका जाए या इन केमिकल्स का यूज़ कम कर दिया जाए। कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव ढूंढे जाएं जो कि नेचुरल है, जो कि अच्छे हैं, जिनकी वजह से नुकसान कम होगा, पॉल्यूशन कम होगी। बात समझ में आ रही है? अब ये टॉक्सिक केमिकल्स का नुकसान क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके बारे में कहा जाता है कि या तो ये इनको कह दें स्लो पॉइजन। ठीक है, स्लो पॉइजन क्या चीज़ होती है? जो पॉइजन ऐसा हो जो एकदम से बॉडी में असर ना करे, लेकिन उसका आहिस्ता आहिस्ता असर नजर आए और आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो पॉइजन कैन बी डेडली। ठीक है, स्लो पॉइजन इज डेडली मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वो पॉइजन इनिशियली तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स शो नहीं करता, लेकिन विद टाइम उसके इतने साइड इफेक्ट्स निकल आते हैं कि एंड पे वो डेथ कॉजिंग बन जाता है। समझ आ रही है? तो स्लो पॉइजन इज नॉट अ गुड थिंग। स्लो पॉइजन का अगर जिक्र आता है तो इसका मतलब है किसी बुरी चीज़ का जिक्र आ रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये सारे केमिकल्स कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं। कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं। कार्सिनोजेंस का क्या मतलब होता है? कार्सिनोजेंस मींस कैंसर कॉजिंग। ठीक है, ये केमिकल्स कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि वाटर की जो पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट किया जाए ताकि डिजीज़ेस को प्रिवेंट किया जा सके। आपने जो डिजीज़ेस पढ़ी है ना वो बहुत लिमिटेड है, अभी हमने बहुत थोड़ी सी डिजीज़ेस पढ़ी हैं। ये डिजीज़ेस यहाँ पे लिमिट नहीं होती हैं, बल्कि एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो, इसकी वजह से डिजीज़ेस बहुत सारी होती हैं। इसी वजह से इन सब पॉल्यूशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पेस्टिसाइड्स और जो बाकी केमिकल्स हैं उनके यूज़ को रोकना बड़ा ज़रूरी है कि कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव देख लिया जाए कि जिसमें आपका नुकसान थोड़ा हो। बात समझ में आ रही है? ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें थी अबाउट प्रिवेंशन ऑफ वाटरबॉर्न डिजीजेज। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात रह गई हमारे इस लेक्चर में, वो ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लेanलीनेस। केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लेanलीनेस। ठीक है, स्विमिंग पूल को साफ करने का वैसे एक तरीका होता है। देखें, सिर्फ बात स्विमिंग पूल पे लिमिटेड नहीं है, आपके वाटर को प्योरीफाई करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर को प्योरीफाई करने से रिलेटेड जितने डिटेल्ड तरीके हैं वो अभी हमारे सिलेबस का क्योंकि पार्ट नहीं है, तो हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आता है स्विमिंग पूल की क्लीनलीनेस। स्विमिंग पूल को क्यों साफ करना ज़रूरी है, आप सबको पता है। वहाँ पे काफ़ी तरह के लोग होते हैं जो स्विम कर रहे होते हैं, इसी वजह से आपका स्विमिंग पूल साफ़ होना ज़रूरी है। वो वाटर अगर पॉल्यूटेड होगा तो जो लोग उसमें स्विमिंग करने आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग हो जाएगा। ठीक है, उन लोगों को बहुत सारी बीमारियों से गुजरना पड़ेगा अगर वो वाटर पॉल्यूटेड है। और दूसरा, बहुत सारे डेली बेसिस पे चीज़ें पॉल्यूट हो जाती हैं, इसलिए उनको साफ़ करना भी साथ साथ ज़रूरी होता है। ठीक है, तो स्विमिंग पूल्स को जो क्लीन करने का प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं क्लोरीनेशन का प्रोसेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन का प्रोसेस। क्लोरीनेशन के प्रोसेस को गौर से समझने की आप सबने कोशिश करनी है। ये प्रोसेस मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि क्लोरीन सॉल्यूशन को स्विमिंग पूल में ऐड किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है स्विमिंग पूल के अंदर, और ये क्लोरीन सॉल्यूशन क्या करता है? इट किल्स बैक्टीरिया, ठीक है, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट किल्स बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्लोरीन सॉल्यूशन करता है। ठीक है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो स्विमिंग पूल के अंदर चले गए हैं, उनको किल करने के लिए क्लोरीनेशन का प्रोसेस है। क्लोरीनेशन का क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए ऐसे वर्ड्स के मतलब मैंने आपको समझाए थे। क्लोरीनेशन से कौन सी चीज़ जहन में आती है? क्लोरीन जहन में आती है। क्लोरीन सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा स्विमिंग पूल के अंदर। अब आपके पास क्या होगा? ये प्रोसेस किस तरह से होता है स्टूडेंट्स? ये प्रोसेस इस तरह से होता है कि क्लोरीन किल नहीं करता, बल्कि क्लोरीन क्या करता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जो फर्दर ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। कैसे? आपने क्लोरीन ऐड किया, मैं आपको केमिकल रिएक्शन समझाने लगी हूँ, गौर से देखिएगा। क्लोरीन आपने गैस फॉर्म में ऐड कर दी और साथ किस में ऐड की है? स्विमिंग पूल में ऐड की है, इसलिए हम क्या कह देंगे? वाटर। तो वाटर में मतलब स्विमिंग पूल में वाटर जो मौजूद है जिसमें उसमें जैसे ही क्लोरीन जाएगी तो क्या होगा कि हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा। HOCl को कहते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड आपका एक्वस फॉर्म में होगा, साथ ही साथ आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा इस फॉर्म में।
HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जिसमें H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, और जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं तो हाइड्रोजन अलहदा होता है, क्लोराइड अलहदा होता है। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ये सब आपके पास एक्वस फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब आपके पास ये सॉल्यूशंस बन गए हैं और ये प्रोडक्ट्स बन गए। याद रखना है, ये आपके पास है हाइपोक्लोरस एसिड, इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए गौर से सुने इन बातों को। हाइपोक्लोरस एसिड बना है और हाइपोक्लोरिक एसिड बना है। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। आपके पास ये हाइपोक्लोरस एसिड था और ये है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम भूलने नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट कर जाता है, तो इस फॉर्म में अगर लिखा भी हो तो परेशान नहीं होना। अब आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या करता है, ये मजीद आपके पास डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का मतलब होता है इसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर में प्रेजेंट है तो ये आयोनाइज हो जाएगा। ये भी तो एसिड है ना, क्योंकि देखिए अगर मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनिक फॉर्म में दिखा दिया और मैंने कहा वाटर की मौजूदगी की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हाइपोक्लोरस एसिड को भी आयंस में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो भी वाटर के अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स वो भी कन्वर्ट हो जाता है आपके पास H पॉजिटिव फॉर्म में, और साथ ही साथ आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है हाइपोक्लोराइट आयन में। ये OCl नेगेटिव आयन बनता है, जिसका पहले भी एक लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ। इसका नाम है हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, हाइपोक्लोराइट आयन। ये हाइपोक्लोराइट आयन और HOCl ये मिल के क्या करते हैं, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। प्रोसेस थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। क्लोरीन वाटर में ऐड होगा, वाटर में ऐड होने के बाद दो एसिड्स बना देगा, एक है हाइपोक्लोरस एसिड, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हमने देख लिया आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हुआ है, क्योंकि वो वाटर के अंदर मौजूद है। इसी तरह हाइपोक्लोरस एसिड भी वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा। किन दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन में और OCl नेगेटिव में। OCl नेगेटिव आपके पास हाइपोक्लोराइट आयन है। ये हाइपोक्लोराइट आयन और आपके पास ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। और यहाँ पे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के चैप्टर में से एक कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि रिवाइज करें, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कह देते हैं इसको प्रोटॉन। तो हम इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्लोरीनेशन का प्रोसेस था। ये क्लोरीनेशन का प्रोसेस ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है स्विमिंग पूल्स में, लेकिन उसके अलावा भी आप सबने याद रखना है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिससे वाटर को क्लीन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, जितने हमने 3 टॉपिक्स बेसिकली डिस्कस किए हैं इसमें, तो आपको ये तीनों आने चाहिए। पहला क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस, कि किस तरह प्रिवेंट की जा सकती हैं। दूसरा, टेस्ट योरसेल्फ जो डिस्कस किया उसके आंसर्स आने चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर स्विमिंग पूल की जिस तरह जो पूरा हमने क्लीनलीनेस का तरीका पढ़ा है वो क्या तरीका है, उसके रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ज़रूर आने चाहिए। आप इसकी रिविजन करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।